हेलो बच्चों, मैं विपिन शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम जेईई मेन के टॉपिक्स पढ़ रहे थे और सेट एंड रिलेशन के लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। 11th के एनसीईआरटी में दिया हुआ टॉपिक है, हिंदी में कहते हैं गणितीय विवेचन, ठीक है। मैं इसको मैथमेटिकल रीजनिंग ही बोलूँगा पूरे लेक्चर में, ठीक है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग जहाँ तक जेईई मेन का सवाल है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, पक्के से आएगा। मतलब 4 नंबर तो आपके सेट हैं। और अगर आपने मैथमेटिकल रीजनिंग के मेरे लेक्चर्स अच्छे से देख लिए तो आपसे क्वेश्चन 100% होने वाला है। बस आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और ध्यान से चीज़ों को समझना है। मैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको जो इस चैप्टर में बताने वाला हूं, उनको एज इट इज़ आपको याद रखना है, एज इट इज़ अप्लाई करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना। बस यूँ मान लो कि मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, बस इतनी सी बात है। जो मैंने कहा कि भाई इसमें ऐसा होता है, बस वो आपको मान करके चलना है, अप्लाई करना है और आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। इसके साथ ही जैसा कि मैंने सेट एंड रिलेशन में भी किया, जेईई मेन के जो रिसेंटली आए क्वेश्चंस हैं वो भी हम इसमें करने वाले हैं। तो इसीलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को, और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग की स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ सबसे पहले कथन से। देखिए कथन क्या होता है। कथन मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होती है? गणितीय तौर पे एक वाक्य को स्टेटमेंट कहने के लिए, यानी कि कथन कहने के लिए, कंडीशन क्या है कि या तो वो पूरी तरह से सही हो या पूरी तरह से गलत हो, है ना। एक जो स्टेटमेंट है वो सही और गलत एक ही समय में नहीं हो सकती। या तो वो पूरी तरह से सही होनी चाहिए या फिर वो पूरी तरह से गलत होनी चाहिए, तभी उसको हम कथन कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन यही लिख लेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, कथन की डेफिनेशन क्या होती है सामने लिखी हुई है। किसी वाक्य को गणितीय दृष्टि से स्वीकृत कथन तब कहा जाता है जब वह वाक्य या तो पूरी तरह से सही हो या पूरी तरह से गलत हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कि मैंने लिखा कि जयपुर भारत की राजधानी है। जयपुर भारत की राजधानी है। जयपुर भारत की राजधानी है। क्या यह कथन होगा? बिल्कुल यह कथन होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से गलत है। जयपुर भारत की राजधानी नहीं है, है ना। तो क्योंकि यह पूरी तरह से गलत है, इसीलिए यह मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है, या सिर्फ स्टेटमेंट भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अगर यह पूरी तरह से सही होता, जैसे कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, वो पूरी तरह से सही है, वो भी एक कथन है, ठीक है। तो या तो स्टेटमेंट पूरी तरह से सही हो या फिर पूरी तरह से गलत हो, तभी और तभी हम उसको स्टेटमेंट का नाम देंगे। क्या बात समझ में आ गई आपको? अगला टॉपिक है बच्चों संयुक्त कथन। संयुक्त कथन यानी कि मिश्र कथन। दो या दो से अधिक स्टेटमेंट्स को जोड़ करके हम लोग बहुत सारे कथन बना सकते हैं। उनको जोड़ने के लिए जिन संयोजकों की जरूरत होती है वो है और या फिर या, ठीक है। या तो और लगा हो दो वाक्यों के, दो कथनों के बीच में, या फिर या लगा हो, तो फिर ये संयोजक उन दो सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। क्लियर है? तो इसको अपन मिश्र कथन कहते हैं या संयुक्त कथन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट आप ऐसे समझिए जिसमें मैं और का इस्तेमाल कर रहा हूं कि दो सम है और चार का खंड है। दो सम है, सम संख्या है, और चार का खंड है, चार का फैक्टर भी है, ठीक है। ये अपने को पता है। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो। दो सेंटेंसेस को यहां पर मैंने जोड़ा कि दो सम है, ये एक स्टेटमेंट थी, और चार का खंड है, चार का खंड है, ये दूसरा स्टेटमेंट था। इनको जोड़ा मैंने किससे? और से, तो वो बन गया एक संयुक्त कथन। क्लियर है? एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा हुआ है। एक स्टेटमेंट पी मैंने ली, बल्ब में खराबी है। क्यू मैंने ली, बिजली के तार में खराबी है। अब मैंने इनको संयुक्त कथन में चेंज किया, किसका इस्तेमाल करके? या का इस्तेमाल करके, ठीक है। बल्ब या बिजली के तार में खराबी है, वो एक नई स्टेटमेंट बना दी आर। अब क्योंकि ये आर स्टेटमेंट और का इस्तेमाल कर रही है, ध्यान देना बच्चों, और का इस्तेमाल यानी कि या का, इस या का इस्तेमाल जब होता है, जिसको इंग्लिश में अपन और कहते हैं, ठीक है। या को इंग्लिश में अपन और कहते हैं और इस हिंदी वाले और को एंड कहते हैं। तो मैं इस और की बात कर रहा हूं,
ठीक है। तो अगर आपके पास यहां पर और का इस्तेमाल हुआ है दो कथनों को जोड़ने के लिए, तो मैथमेटिकली और का सिंबल ये होता है वी। वी इज यूज्ड फॉर और, ठीक है। और जब अपन उल्टा वी कर देंगे, वी को उल्टा कर देंगे, तो फिर एंड आता है, ठीक है। वो अपन आगे बात करेंगे। फिलहाल क्योंकि मैंने यहां पर इन पी और क्यू को या से यानी कि और से जोड़ा था, तो इसलिए इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है पी और क्यू, ठीक है। इसको कैसे पढ़ा जाता है? पी और क्यू। समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल था संयुक्त कथन का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल जो मैंने लिया है बच्चों संयुक्त कथन का, वो आपके सामने है। पहली स्टेटमेंट मैंने ली है पापा घर पर हैं, क्यू पे मैंने लिया है पापा सो रहे हैं। फिर मैंने एक आर स्टेटमेंट बनाई, पापा घर पर हैं और सो रहे हैं। तो यहां पर मैंने इन दो अलग अलग कथनों को जोड़ने के लिए, इनके संयोजन के लिए जिस संयोजक का इस्तेमाल किया वो है और, हिंदी वाला और, जिसको अंग्रेजी में एंड कहते हैं। तो इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली शो करने के लिए मैं पी एंड क्यू का इस्तेमाल करूंगा। उल्टा भी इस्तेमाल होता है एंड के लिए, उल्टा भी इस्तेमाल होता है एंड के लिए, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और आप सुन लीजिए कि यहां पर ये जो कंप्लीट सेंटेंस आपको दिख रहा है, ये दरअसल दो स्टेटमेंट्स का संयोजन है। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, पापा घर पर हैं और पापा सो रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं उपकथन। ये कहलाते हैं उपकथन, ठीक है, या घटक कथन। घटक कथन भी कहा जाता है इनको, ठीक है। ये दोनों नाम है जिसको आप याद रखेंगे। पी और क्यू को अलग अलग उपकथन या घटक कथन कहा जाएगा, ठीक है। सब स्टेटमेंट या फिर कंपोनेंट स्टेटमेंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। संयुक्त कथन जो है इसमें दो तरह के संयोजकों का इस्तेमाल होता है। एक तो या का मैथमेटिकल सिंबल है वी, और एक होता है और का मैथमेटिकल सिंबल है उल्टा वी, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रुथ टेबल की। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों सत्यता सारणी, जिसको हम इंग्लिश में ट्रुथ टेबल कहते हैं। मेरे मुंह से ट्रुथ टेबल ही निकलेगा, तो आप इसकी हैबिट डालें। ट्रुथ टेबल क्या होती है? ये वह टेबल होती है जो संयुक्त कथनों का सत्य मान प्रदर्शित करती है। मतलब अगर ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखा है कि सत्यता सारणी में पंक्ति तथा स्तंभ होते हैं, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा भी सही। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पंक्तियों की संख्या जो है वो सरल कथनों की संख्या पर निर्भर करती है। सरल कथन यानी कि जो कथन मिलकर के एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हैं, उनको अपन सरल कथन कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है, तो या तो ये ट्रू होगी या फिर ये फॉल्स होगी, करेक्ट बात है। तो इसकी ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। पंक्तियों को इंग्लिश में रो कहते हैं और स्तंभों को कॉलम कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि रो नंबर 1 है ये और रो नंबर 2 है ये। तो यहां पर कितनी रोज आई? 2 रोज आई। तो यानी कि जब, इंपॉर्टेंट बात है देखिए, जब आपने स्टेटमेंट की संख्या 1 ली तो नंबर ऑफ रोज, NOR में लिख रहा हूं शॉर्ट में, नंबर ऑफ रोज यानी कि पंक्तियों की संख्या, फिर से सुन लीजिए शॉर्ट में NOR, ये कितना आया? 2 आया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब अपन दो स्टेटमेंट्स ले लेते हैं, एक P और एक Q, है ना। ये ट्रू है तो मान लो ये भी ट्रू है, फिर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, फिर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो गया, फिर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो गया। क्लियर है? यही केसेस हैं दो स्टेटमेंट्स में। अब इसकी ट्रुथ टेबल देखिए कैसे बन गई। इस तरीके से आप इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हो। ये देखिए, तो इसमें कितनी रोज आई? अब आइए रोज की संख्या देखते हैं। यह है रो नंबर 1, यह है रो नंबर 2, यह है रो नंबर 3 और यह है रो नंबर 4। कहने का मतलब यह है कि जब सरल स्टेटमेंट, सरल कथनों की संख्या आपने 2 ली तो नंबर ऑफ रोज कितना आया? 4। तो अब अगर अपन एक ऑब्जर्वेशन निकाल लें, अब अगर अपन ये ऑब्जर्वेशन निकाल लें कि जब n बराबर 1 था तो नंबर ऑफ रोज दरअसल 2 नहीं था, 2 की पावर 1 था। जब n बराबर 2 था तो 4 यानी कि 2 की पावर 2 था। तो सोचो जब n बराबर 3 होगा तो कितना होगा? 2 की पावर 3 होगा रोज की संख्या। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 की पावर n के बराबर होता है, जिसको आप याद रखोगे। जहां n क्या है?
जहां n सरल कथनों की संख्या है, यानी कि जितने कथन ट्रुथ टेबल में दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहां पर p और q दिखाई दे रहे हैं, यहां पर हमें 2 कथन दिखाई दे रहे हैं, तो सरल कथनों की संख्या पर निर्भर करता है पंक्तियों की संख्या, जो कि मैंने यहां पर लिखा भी था। ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे 2 की पावर n। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कथन का निषेधन। निषेधन को इंग्लिश में बोलते हैं नेगेशन, यानी कि नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। नाम से ही पता पड़ रहा है, किसी कथन को सिरे से नकार देना ही उसका निषेधन या निगेशन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, घास हरी है, घास हरी है। अब इसका नेगेशन जो निषेधन होता है उसका साइन ये होता है। ठीक है, अगर मैं पी का निषेधन कर रहा हूं तो ये साइन लगा दूंगा मैं, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये निषेधन है। तो इसका निषेधन क्या है, इस स्टेटमेंट को नकारना ही इसका निषेधन है। नकारेंगे कैसे, कि घास हरी नहीं है, घास हरी नहीं है, ये मैंने इस स्टेटमेंट का निषेधन यानी कि नेगेशन लिख दिया। ठीक है, नेगेशन का साइन एक बार फिर से देख लीजिए, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब ट्रुथ टेबल के माध्यम से समझते हैं। मान लो मैंने पी स्टेटमेंट लिखी, वो ट्रू या फॉल्स हो सकती थी। ठीक है, तो अगर मैं इसके नेगेशन की बात करूं तो अगर वो ट्रू थी तो नेगेशन में वो फॉल्स हो जाएगी, अगर वो फॉल्स थी तो नेगेशन में वो ट्रू हो जाएगी। क्लियर है? तो नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट यानी कि किसी कथन को सिरे से नकार देना, वो जो भी बोल रहा है उसका उल्टा ही बोलना, उसको अपन निषेधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले संयुक्त कथन पढ़ा था। संयुक्त कथन में मैंने आपको बताया थे 2 तरह के संयोजक होते हैं जिनसे अपन 2 अलग अलग कथनों को जोड़कर एक कथन बना सकते हैं। उनमें से एक था या और एक था और। तो और कथन के रूल्स अब मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए हमेशा याद रखिए, और अगर किन्हीं 2 कथनों के बीच में लगा हुआ है तो वो कथन सत्य केवल और केवल तब होगा जब वो दोनों कथन जिनसे मिलकर की वो कथन बना है वो दोनों ही ट्रू हों। ठीक है, बस तभी वो ट्रू होगा। ठीक है, ये रूल है। यानी कि मैंने क्या कहा, अगर मैं पी क्यू ये 2 स्टेटमेंट्स लेता हूं और फिर इन पर मैं और कथन बनाता हूं, तो और के लिए आपको पता है उल्टा वी का यूज अपन करते हैं। तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी वो आप देखिए। सबसे पहले यहां पर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिख दीजिए। मैं हमेशा ऐसे ही लिखता हूं, पी में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिख देता हूं, फिर क्यू में ऑल्टरनेट ट्रू फॉल्स। ठीक है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब मुझे P एंड Q की वैल्यूज यहां पर लिखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, और कथन या एंड स्टेटमेंट केवल और केवल तब सत्य होती है जब उसकी दोनों उपकथन सत्य हो। तो यहां पर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू होगा। यहां पर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स होगा। यहां पर भी एक फॉल्स है, एक ट्रू है, फिर फॉल्स होगा। यहां पर तो दोनों ही फॉल्स है, तो फिर से फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपका एंड स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल है। रूल क्या था, रूल ये था, देखिए रूल ये है कि दोनों उपकथन यदि सत्य हो, दोनों उपकथन यदि सत्य हो, तब ही एंड स्टेटमेंट यानी कि और कथन सत्य होगा। ठीक है, यह बात हमेशा ध्यान रखना, यदि दोनों उपकथन सत्य हो तभी आपके पास जो एंड स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये रूल एकदम दिमाग में बिठा करके रखना है, भूलना नहीं है। यही रूल्स जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, यही इस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं या कथन की तरफ, यानी कि और स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों अगली संयुक्त कथन की, जो कि है या स्टेटमेंट, है ना, और स्टेटमेंट यानी कि या कथन। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसका जो मैथमेटिकल सिंबल होता है वो वी होता है। ठीक है, अब अपन इसकी ट्रुथ टेबल कैसे लिखेंगे, इसके लिए रूल सुन लीजिए। और में क्या होता है, यदि दोनों उपकथनों में से एक भी सत्य है, अगर एक उपकथन भी आपको सत्य मिल जाए तो फिर वो पूरा स्टेटमेंट आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है,
यही इसका रूल है। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर तो दोनों ही ट्रू है, तो यहां पर ट्रू आएगा, यहां पर एक ट्रू है तो फिर ट्रू आ जाएगा, यहां पर एक ट्रू है तो। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। हजारों बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं आप उन पर क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी उस लिंक पर क्लिक करके प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। फिर से ट्रू आ जाएगा, यहां पर दोनों फॉल्स है, बस तभी फॉल्स होगा। तो अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दोनों उपकथन फॉल्स हों बस तभी वो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है भाई, ये बात ध्यान में रहेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों निषेधन के यानी कि नेगेशन के कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि गुणधर्म। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यह है कि अगर आप किसी नेगेटिव स्टेटमेंट का फिर से नेगेशन कर देंगे, नेगेशन का फिर से नेगेशन, तो आंसर फिर पी ही हो जाएगा, स्टेटमेंट ही आंसर हो जाएगी। ठीक है, इसको ट्रुथ टेबल के माध्यम से आप लोग समझिए। जैसे मान लो यहां पर P है, इसके लिए मैंने ट्रू और फॉल्स लिखा, फिर मैंने नेगेशन ऑफ P लिया तो इसके लिए हो गया फॉल्स और फिर ट्रू, फिर मैंने नेगेशन ऑफ नेगेशन P लिया तो ये हो जाएगा ट्रू और ये हो जाएगा फॉल्स। अब आप देखिए P का आंसर भी ट्रू और फॉल्स था, नेगेशन ऑफ नेगेशन P का आंसर भी ट्रू और फॉल्स था, मतलब कि ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, इसी तरीके से काम आपको करना है इस पूरे चैप्टर में। सेकंड पे आइए। अगर आप किसी एंड स्टेटमेंट का निषेधन करते हो तो क्या होता है, देखिए नेगेशन ऑफ P अलग हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q अलग हो जाएगा और ये जो चिन्ह है ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब जरा हम इसको भी ट्रुथ टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं कि वाकई में ऐसा होता है क्या। और इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, स्पेशली जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैं जिस तरीके से ट्रुथ टेबल बनाऊंगा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं जब अपन रिसेंटली आए हुए जेईई मेन के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसकी ट्रुथ टेबल के लिए मैंने सबसे पहले P लिखा, फिर मैंने Q लिखा। P के अंदर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, जैसा कि मेरी आदत है मैंने आपको बताया, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये दो मैं एज इट इज लिखता हूं हमेशा हर क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए सबसे पहले अपन P एंड Q निकाल लेते हैं। P एंड Q का रूल क्या होता है कि यदि दोनों ट्रू होंगे बस तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहां पर पहले में ट्रू आएगा, फिर फॉल्स और फिर से फॉल्स। इसके बाद अपन को इसका नेगेशन क्रिएट करना है, तो इसका नेगेशन क्रिएट कर दो दोस्तों। जब इसका नेगेशन क्रिएट करोगे तो फॉल्स हो जाएगा ट्रू की जगह, यहां पर ट्रू, यहां पर ट्रू, यहां पर ट्रू। ठीक है, ये तो आपका LHS हो गया। अब RHS क्रिएट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें नेगेशन P चाहिए, नेगेशन P यानी कि इसका नेगेशन, तो ट्रू की जगह फॉल्स हो जाएगा, फिर फॉल्स हो जाएगा, फिर ट्रू, फिर ट्रू। फिर हमें नेगेशन Q चाहिए, नेगेशन Q मतलब Q का नेगेशन। ठीक है, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब हमें नेगेशन P और नेगेशन Q पर और स्टेटमेंट बनानी है, नेगेशन P और नेगेशन Q को लेकर और स्टेटमेंट बनानी है। और स्टेटमेंट का रूल क्या होता है कि यदि दोनों उपकथनों में से एक भी ट्रू है तो फिर वो ट्रू होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स हो गया, एक ट्रू है तो ट्रू, एक ट्रू है तो ट्रू, दोनों ही ट्रू है तो बहुत ही बढ़िया बात है, ट्रू हो गया। अब आप सिर्फ और सिर्फ LHS और RHS को देखिए, LHS और RHS की वैल्यूज देखिए, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, तो ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल बराबर हुए। इसीलिए प्रॉपर्टी आपको दिमाग में भी रखनी है, इस प्रॉपर्टी को याद भी रखिए। ट्रुथ टेबल से मैंने बता दिया लेकिन आपको याद भी रखना है, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें प्रॉपर्टी सीधे अप्लाई होगी, जिसमें ट्रुथ टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है आपको, अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद है तो। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब अपन अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि यदि आप या कथन P और Q का नेगेशन करोगे तो नेगेशन P अलग हो जाएगा, ये चिन्ह उल्टा हो जाता है, और नेगेशन Q। अभी जो सेकंड पे हमने लिखा उसी की जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टी है। इसके भी ट्रुथ टेबल से हम चेकिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने P लिखा, उसके नीचे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिख दिया, फिर Q लिखा ट्रू फॉल्स, ऑल्टरनेट ट्रू फॉल्स। ओके,
इसके बाद अपन को P और Q क्रिएट करना है। P और Q, और का रूल होता है कि दोनों उपकथनों में से, दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट में से अगर एक भी ट्रू है तो वो ट्रू होगा। तो यहां पर दोनों ही ट्रू थे, तो ये ट्रू, ये भी ट्रू क्योंकि एक ट्रू है, फिर ट्रू, और फिर यहां पर फॉल्स क्योंकि दोनों फॉल्स हैं। फिर अपन इसका नेगेशन लेंगे। जब नेगेशन लेंगे, नेगेशन लेना तो बहुत आसान है, अगर ट्रू हो तो फॉल्स कर दो और फॉल्स हो तो ट्रू कर दो। ठीक है, ये है आपका LHS। अब RHS बनाएंगे, उसके लिए हमें नेगेशन P की जरूरत है, तो ये हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। फिर हमें नेगेशन Q की जरूरत है, तो ये हो जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। फिर हमें नेगेशन P और नेगेशन Q को लेकर के एंड स्टेटमेंट बनानी है। एंड स्टेटमेंट में दोनों ही ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, तो यानी कि यहां पर ट्रू है, यहां पर फॉल्स, यहां पर फॉल्स और यहां पर भी फॉल्स। अब आप देख सकते हैं इसकी ट्रुथ वैल्यूज हैं फॉल्स 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 ट्रू, इसकी ट्रुथ वैल्यूज हैं फॉल्स 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 ट्रू। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। कैसे आई वो मैंने ट्रुथ टेबल से प्रूव करके आपको बता दिया। रूल्स आप एकदम दिमाग में बिठाकर रखेंगे। अगली स्टेटमेंट है बच्चों अंतर्भाव या सप्रतिबंध कथन। सप्रतिबंध कथन यानी प्रतिबंध के साथ वाली कथन। इसको इंग्लिश में इंप्लीकेशंस या कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। P तथा Q दो कथन है, तो यदि P तो Q, यदि P तो Q, इस रूप के कथन को हम लोग अंतर्भाव या सप्रतिबंध कथन कहते हैं। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे प्रदर्शित किया जाता है? यदि P तो Q को मैथमेटिकली प्रदर्शित इस तरीके से किया जाता है, P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, एरो भी इस्तेमाल हो सकता है और इस तरीके से भी आप इंप्लीकेशन का साइन बना सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, P में मैंने लिखा है ABC एक त्रिभुज है, Q में मैंने लिखा है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री है। तो P इंप्लाइज Q क्या होगा? यदि ABC एक त्रिभुज है तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा। यह इसका एग्जाम्पल है। यदि, फिर यहां पर आया है P, फिर तो के बाद यहां पर आया है Q, तो यदि P तो Q, इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम लोग सप्रतिबंध कथन कहते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि सप्रतिबंध या अंतर्भावी कथन की थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इसकी ट्रुथ टेबल के नियम पर। ट्रुथ टेबल का नियम बहुत आसान सा है। P इंप्लाइज Q केवल तब असत्य होता है जब P सत्य हो तथा Q असत्य हो। यानी कि अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बना रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए यहां पर P है, यहां पर Q है और यहां पर मैंने लिखा P इंप्लाइज Q। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिए यहां पर मैंने लिखा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहां पर लिखा मैंने ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो रूल के हिसाब से हमें चलना है। P इंप्लाइज Q केवल तब असत्य होता है जब P ट्रू हो और Q असत्य हो, यानी कि फॉल्स हो। तो यहां पर तो दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, यहां पर P ट्रू है Q फॉल्स है तो यहां पर फॉल्स होगा। बाकी हर केस में वो ट्रू ही होने वाला है। तो सिर्फ ये वाला केस आपको ध्यान में रखना है, बाकी तो हर जगह वो ट्रू होने वाला है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक बहुत ही बढ़िया नोट यहां पर लिखा हुआ है जिसको आपको दिमाग में रखना है और उसके बेसिस पर मैं एक क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं आपको। तो ध्यान से देखिए, नोट में मैंने ये लिखा है कि ये सारी बातें हम P इंप्लाइज Q के लिए कर रहे हैं। तो P इंप्लाइज Q का विलोम कथन क्या होगा? Q इंप्लाइज P। P इंप्लाइज Q का प्रतिलोम कथन क्या होगा? यानी कि इनवर्स। नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। इसको हम लोग इनवर्स के नाम से जानते हैं, प्रतिलोम के नाम से जानते हैं। P इंप्लाइज Q का प्रतिधनात्मक कथन यानी कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव, नाम याद रखिए इंग्लिश में भी इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। कथन का मतलब स्टेटमेंट है ना, इसको बोलते हैं इनवर्स और विलोम को बोलते हैं कन्वर्स। ठीक है भाई, तो इंग्लिश नेम भी याद रख लीजिए। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा? नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैंने यहां लिया है। P में मैंने लिया है 3 विषम है। P स्टेटमेंट का P जो स्टेटमेंट है वो है 3 विषम है। रफीक जी पहले वाली 10 लाइन कट कर देना, अभी इसे लेना। P स्टेटमेंट है 3 विषम है, Q स्टेटमेंट है 2 से भाजित नहीं होगा। ठीक है, तो P इंप्लाइज Q मैंने क्या लिखा? यदि 3 विषम है तो 2 से भाजित नहीं होगा। अब मान लो हमसे किसी ने पूछा कि भाई इसका विलोम निकालो, प्रतिलोम निकालो, प्रतिधनात्मक भी निकालो,
तो अगर हम विलोम की बात करें, Q इम्प्लाइज P की बात करें, तो यदि के बाद जैसे यहां पर P लगा हुआ था तो अब Q लग जाएगा। यदि दो, मैंने कॉमास में लिख दिया ताकि आपको समझ में आए, दो से भाजित नहीं होगा तो 3 विषम है। बिल्कुल कन्वर्स हो गया ये, ठीक है। बस यदि P तो Q की जगह हमने यदि Q तो P लिख दिया। सेकंड में हमें बात करनी है नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q की, जो कि क्या होता है, प्रतिलोम कथन होता है। मतलब P का नेगेशन, तो P का नेगेशन यानी कि यदि 3 विषम नहीं है, यही तो उसका नेगेशन होगा, 3 विषम नहीं है तो 2 से भाजित होगा। भाई उसने भाजित नहीं होगा लिखा है तो उसका नेगेशन क्या होगा, 2 से भाजित होगा। आप पढ़ के देखो, स्टेटमेंट ट्रू है, यदि 3 विषम नहीं है तो 2 से भाजित होगा, हो गई होगा, कंफर्म है। अच्छा आगे आ जाइए, थर्ड नंबर। अब हम आ रहे हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव पर, जो क्या होता है, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो यदि 2 से भाजित होगा, ये Q का नेगेशन है, 2 से भाजित होगा तो अब आगे P का नेगेशन, 3 विषम नहीं है, 3 विषम, भाई 2 से भाजित हो गया तो फिर 3 विषम नहीं है। ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इसमें मैंने प्रतिलोम, विलोम और प्रतिधनात्मक को आपके सामने रख दिया है, ठीक है। इसके बाद अब अपन आगे बढ़ेंगे नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, यानी कि अंतर्भावी कथन का निषेधन। तो नेक्स्ट है बच्चों अंतर्भावी कथन का निषेधन, यानी कि इम्प्लीकेशन का नेगेशन। नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q बराबर होता है P एंड नेगेशन Q के, जिसको आप याद रखेंगे, ठीक है। जस्ट कीप इट इन माइंड, KIM, कीप इन माइंड, ओके। इसलिए क्योंकि ऐसे में जैसे मैंने आपको पहले भी एक दो रिजल्ट बताए हैं, जैसे नेगेशन ऑफ P एंड Q का मैंने बताया है कि वो क्या होता है, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, ये सब चीज़ें याद रखने से काफ़ी फायदा हो जाता है। क्योंकि हमें ऐसा लगने लगता है मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ने के बाद कि हमें हर क्वेश्चन में ट्रुथ टेबल बना देनी है और हमारा काम हो जाएगा, लेकिन कई बार वो ज़्यादा टाइम भी ले लेता है। तो उस जगह पर अगर आपको ये रिजल्ट सीधे याद होते हैं तो कई बार ऑप्शंस इस तरीके से सेट होते हैं कि आपको वहाँ पर ट्रुथ टेबल निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इस रिजल्ट को इस्तेमाल करके आंसर टिक कर सकते हो, जो कि मैं आपको अभी एग्जाम्पल में बताऊंगा भी सही, ठीक है। तो आइए इसको हम चेक कर लेते हैं ट्रुथ टेबल बना करके। तो यहां पर मैंने P लिखा, यहां पर मैंने Q लिखा, ओके। यहां पर मैंने P इंप्लाइज Q लिखना है, फिर मुझे नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q लिखना है, ठीक है। फिर मैं यहां पर P फिर से लिखूंगा, नेगेशन ऑफ Q लिखूंगा, और यहां पर लास्ट में मैं बनाऊंगा P एंड नेगेशन Q, ठीक है। तो ये सब मैं बनाने वाला हूं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया अपन हमेशा P में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स से स्टार्ट करते हैं। यहां पर ट्रू हो जाता है, यहां पर फॉल्स, फिर यहां पर ट्रू, यहां पर फॉल्स। इसके बाद हम कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। P इंप्लाइज Q में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये P इंप्लाइज Q फॉल्स केवल और केवल तब होता है जब P तो ट्रू हो और Q फॉल्स हो। तो यानी कि सिर्फ इस केस में ये फॉल्स रहने वाला है, बाकी हर केस में ये ट्रू रहने वाला है। इसका नेगेशन करोगे तो जहां ट्रू था वहां फॉल्स हो जाएगा, जहां फॉल्स था वहां ट्रू हो जाएगा। इसके बाद P को मैं फिर से लिख लेता हूं। अच्छा यहां पर एक और लाइन खींचनी है मुझे, ऐसे P को अपन फिर से लिख लेते हैं, जस्ट आपकी सहूलियत के हिसाब से मैंने फिर से लिख दिया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। नेगेशन ऑफ Q यानी कि इसका नेगेशन, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब इन दोनों के बीच में मुझे एंड लगाना है। याद करो एंड का रूल क्या होता था, एंड का रूल होता था कि दोनों ही ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहां पर तो एक ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, यहां पर दोनों ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, फिर यहां पर फॉल्स और यहां पर फॉल्स। अब आप देख सकते हो कि इसको और इसको जब हमने ऑब्जर्व किया तो इन दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम आ रही हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं।
दैट मीन्स नेगेशन ऑफ P implies Q इज एक्चुअली इक्वल्स टू P एंड नेगेशन Q। ये हमने ट्रुथ टेबल से प्रूव भी कर दिया। ट्रुथ टेबल बनाना मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि जब हम जेईई मेन के एग्जाम्स प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। रूल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, और के, एंड के, और अभी जो मैंने बताया इम्प्लीकेशन के रूल्स आपको याद रखने हैं। अभी आगे एक और बची हुई है, दैट इज बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, उसके भी आपको रूल्स याद करने होंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों द्विप्रतिबंध कथन यानी कि बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। आपके सामने थ्योरी लिखी हुई है, यदि P तथा Q कोई भी दो कथन है तो वह संयुक्त कथन कंपाउंड स्टेटमेंट जिसका रूप कैसा हो, P यदि और केवल यदि Q, इंग्लिश में P इफ एंड ओनली इफ Q, ठीक है, इस रूप का हो, P यदि और केवल यदि Q, तो उसे द्विप्रतिबंध कथन कहा जाता है। और इसको मैथमेटिकली हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, P यदि और केवल यदि Q, इसको मैथमेटिकली हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको वैसे इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय बोलते हैं, है ना, बाय कंडीशनल है, इधर से इधर भी इंप्लाई करता है और Q से P भी इंप्लाई करता है। ये वाला सिंबल भी यूज किया जा सकता है। सत्यता सारणी का नियम देखिए, जब P तथा Q दोनों के मान समान होंगे, याद रहे जब दोनों के मान समान हो यानी कि या तो दोनों ही ट्रू ट्रू हो या दोनों ही फॉल्स फॉल्स हो, बस तभी एक बाय कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होती है वरना फॉल्स होती है। तो अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से बना सकता हूं। रूल मुझे पता पड़ ही गया है तो मेरे लिए बहुत आसानी है। देखिए यहां पर मैंने ट्रू लगाया, ट्रू फिर फॉल्स, फिर यहां ट्रू फॉल्स। जैसा कि मैंने कहा जब P और Q दोनों के मान समान होंगे, भले ही वो ट्रू ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, बस तभी वो ट्रू है। तो प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में हज़ारों बच्चे रोज़ाना ये बोलते हैं कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ाएं या वो वाला चैप्टर का वीडियो डालें, तो हम उन बच्चों से रिक्वेस्टफुल मैनर में ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और बेल आइकन को हिट करें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन वीडियोस की आप लोग डिमांड कर रहे हैं वो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाले हुए हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर जाएं और वीडियोस देखें। ट्रू ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू कर दीजिए, यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू कर दीजिए, और इन दोनों केसेस में फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों के मान समान नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल हो जाती है किसकी, बाय कंडीशनल की, ठीक है। नेक्स्ट है द्विप्रतिबंध कथन का निषेधन। इसका रूल ये होता है, नेगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q, P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q, ये होता है। अगेन आप इसको दिमाग में रखेंगे, कीप इन माइंड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि ट्रुथ टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी हम बनाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। वहाँ पर अगर ये नियम याद रहेंगे, आपको ये रूल्स याद रहेंगे तो आप शायद बहुत जल्दी आंसर टिक कर सकते हो। इस बात की गहराई का और वजन का एहसास आपको तब तक नहीं होगा जब तक कि मैं एग्जाम्पल में आपको इन रूल्स को यूज़ करके आंसर टिक करना नहीं बताऊँगा, लेकिन इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एक बार इसको अपन ट्रुथ टेबल से चेक कर लेते हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करें और खुद बनाने की कोशिश करें, उसके बाद वीडियो को वापस से प्ले कीजिएगा, रिज्यूम कीजिएगा और उसके बाद चेक कीजिएगा कि आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है, ठीक है। तो इसकी ट्रुथ टेबल के लिए सबसे पहले हम P लिखेंगे, फिर Q, फिर हम लिखेंगे P बाय कंडीशनल Q, फिर लिखेंगे हम इसका नेगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q, ये हमारा LHS है, ठीक है। फिर हम क्या करने वाले हैं, हम फिर से P लिखेंगे, फिर नेगेशन Q लिखेंगे, ओके, फिर हम लिखेंगे P एंड नेगेशन Q, फिर हम लिखेंगे नेगेशन P फिर Q, और फिर हम लिखेंगे नेगेशन P एंड Q, ओके। और लास्ट में हम लिखेंगे, मान लो कि भाई ये R है और ये S है, एक और स्टेटमेंट मैंने नाम दे दिया, तो अब हमें लास्ट में R और S निकालना है, ठीक है भाई। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको और इसको हम चेक कर लेंगे, अगर इसका रिजल्ट सेम हुआ तो हमारा आंसर सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने ट्रू फॉल्स से स्टार्ट किया, फिर यहाँ ट्रू और फॉल्स हो गया। बाय कंडीशनल में दोनों सेम वैल्यू रखेंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज हमेशा फॉल्स होगा। इसके नेगेशन की बात करूंगा तो फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाएगा। P की बात करूंगा वापस से तो ट्रू फॉल्स। नेगेशन ऑफ Q की बात करूंगा तो फॉल्स ट्रू। एक ही बार में ध्यान से करने की कोशिश करेंगे अगर एग्जाम में हमें बनानी पड़ जाए तो,
क्योंकि वहां पर हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम इस क्वेश्चन में दोबारा टाइम दें, ठीक है। तो एक ही बार में सही से करना है, रूल्स को सारे दिमाग में बैठा करके चलना है। पी एंड नेगेशन क्यू, एंड का मतलब है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो बस तभी ट्रू होगा। तो यहां पर पहले वाले में फॉल्स हो जाएगा, यहां पर ट्रू, यहां पर फॉल्स, यहां पर फॉल्स। नेगेशन ऑफ पी का मतलब है फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। क्यू का मतलब है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब इन दोनों में वापस से एंड ऑपरेशन करना है। तो यहां फॉल्स हो गया, यहां फॉल्स हो गया, यहां ट्रू और यहां पर फॉल्स, ठीक है। ये आर आ गया और ये एस आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें आर और एस में और ऑपरेशन करना है। तो फॉल्स और फॉल्स, तो फॉल्स ही हो जाएगा, फिर यहां पर ट्रू हो जाएगा, फिर यहां पर ट्रू हो जाएगा और यहां पर फॉल्स और फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। अब आप देख लो, इसकी वैल्यूज देख लीजिए, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, और इसकी वैल्यू देख लीजिए फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, दोनों सेम है। इसका मतलब रिजल्ट 100% वैलिड है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टॉटोलॉजी एंड फॉलेसी। ये काफ़ी फेमस टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस भी आते रहे हैं एआई ट्रिपल ई में, जेईई मेन में, कि भाई ये स्टेटमेंट टॉटोलॉजी होगी या फॉलेसी होगी, या फॉलेसी का दूसरा नाम कॉन्ट्रडिक्शन भी होता है। हिंदी में नाम लिखा हुआ है, टॉटोलॉजी का पुनरुक्ति तथा फॉलेसी या कॉन्ट्रडिक्शन का होता है विरोधोक्ति, ठीक है। तो टॉटोलॉजी क्या होती है, यानी कि पुनरुक्ति क्या होती है। देखिए, जो अपने किसी भी उपकथन के किसी भी मान के लिए हमेशा ट्रू हो वो टॉटोलॉजी है, ठीक है। टी से ट्रू मान लो और फॉलेसी में एफ से फॉल्स मान लो। फॉलेसी इसका जस्ट उल्टा, वह कथन होता है फॉलेसी यानी कि विरोधोक्ति, जो अपने उपकथनों के किसी भी मान के लिए हमेशा ही असत्य हो। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट लिया P, तो ये हो जाएगा ट्रू फॉल्स। फिर मैंने लिया नेगेशन ऑफ P, तो ये हो जाएगा फॉल्स ट्रू। अब अगर मैं इसमें और ऑपरेशन लगा दूं तो ट्रू और फॉल्स ट्रू हो जाता है, फॉल्स और ट्रू भी ट्रू हो जाता है। तो ये टॉटोलॉजी हो गया आपके पास, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑलवेज ट्रू, ठीक है। वहां कोई भी वैल्यू रही हो लेकिन वो हमेशा ट्रू है। उसके बाद इधर आ जाइए, इसका एग्जांपल मान लीजिए मैंने फिर से P लिया तो ट्रू फॉल्स हो गया, फिर नेगेशन ऑफ P लिया तो ये फॉल्स और ट्रू हो गया, और फिर मैंने P एंड नेगेशन ऑफ P लिया, एंड ऑपरेशन अब मैं कर रहा हूं। तो एंड में दोनों का ट्रू होना जरूरी है ट्रू होने के लिए, तो यहां पर तो दोनों ही फॉल्स होने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑलवेज फॉल्स है, भले ही उपकथनों की वैल्यू कुछ भी रही हो, ठीक है। तो यहां पर जहां पर हमेशा रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा वो फॉलेसी है, जहां पर रिजल्ट हमेशा आपका ट्रू आएगा वो टॉटोलॉजी है। हिंदी के नाम भी आपके सामने लिखे हुए हैं, पुनरुक्ति तथा विरोधोक्ति। अब आपके सामने बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, चैप्टर की थ्योरी फिनिश हो रही है यहाँ पर, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैंने लिखा है कि अगर पी स्टेटमेंट का पी के साथ ही और ऑपरेशन किया जाए तो पी ही स्टेटमेंट लौट कर आ जाएगी। पी स्टेटमेंट का पी के साथ ही एंड ऑपरेशन किया जाए तो फिर से पी ही स्टेटमेंट लौट कर आ जाएगी। इसको आप ट्रुथ टेबल से लेकर कर भी सकते हो। पी स्टेटमेंट ले लेना, जैसे मैं करके बता देता हूँ। पी लिया मैंने ट्रू फॉल्स, फिर मैंने पी ले लिया ट्रू फॉल्स ही आएगा। अब मैं इस पर एंड ऑपरेशन लगा देता हूँ मान लो, तो ट्रू और ट्रू मिलकर के ट्रू बनेंगे, फॉल्स और फॉल्स मिलकर के फॉल्स बनेंगे। सोच लो मैं यहाँ पर अगर और ऑपरेशन भी लगा लेता तो भी यहाँ पर ट्रू और फॉल्स ही रहता, मतलब मेरे पास पी स्टेटमेंट ही आने वाली थी वापस से, ठीक है। फिर यहाँ पर ये दूसरी प्रॉपर्टी है, इसको इंग्लिश में अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ब्रैकेट को आप उधर शिफ्ट कर दोगे तो भी वो सेम है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब कि बंटन गुणधर्म लग जाता है। ये सेट में भी आप पढ़ते हो, पी एंड क्यू और आर है तो पी एंड क्यू अलग हो जाएगा और पी एंड आर अलग हो जाएगा। यही बात मैंने यहाँ पर 6 प्रॉपर्टी में की है, बस साइन अदला बदली कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर विनिमय प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं। पी एंड क्यू करो या क्यू एंड पी करो, बात एक ही है। उसके बाद 8th में भी वही चीज़ है, बस वहाँ पर मैंने और ऑपरेशन लगा दिया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर जेईई मेन में कई बार क्वेश्चन भी आए हैं। ये प्रॉपर्टी इसलिए यूजफुल है क्योंकि अगर ये आप याद रखते हो तो कई बार ट्रुथ टेबल बनाने से बच जाते हो। तो क्या कह रहा है ये, यदि पी कोई भी कथन है तथा टी टोटोलॉजी को सिग्निफाई कर रहा है और एफ पॉलिसी को सिग्निफाई कर रहा है तो पी और टोटोलॉजी हमेशा टोटोलॉजी होगा। कैसे हुआ आइए मैं बताता हूं आपको। भाई पी कोई भी स्टेटमेंट है तो या तो वो फॉल्स हो सकती है या फिर वो ट्रू हो सकती है, ठीक है। ये बात मैं किसके लिए कर रहा हूं, पी के लिए कर रहा हूं। पी स्टेटमेंट जो है वो या तो फॉल्स हो सकती है या फिर ट्रू हो सकती है।
अब P को मैंने फॉल्स लिया है और उसके साथ मुझे और करना है टोटोलॉजी का, तो और टोटोलॉजी, आंसर ट्रू ही आएगा। और ट्रू के साथ जब मैंने P को ट्रू लिया तो ट्रू और टोटोलॉजी जब मैं करूंगा तो भी आंसर ट्रू ही आएगा। तो आंसर दोनों ही केसेस में, भले ही मैं P को फॉल्स लूं चाहे ट्रू लूं, आंसर मेरे पास टोटोलॉजी आ रहा है, ट्रू आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। मान लो मैंने P को किसी दिन फॉल्स ले लिया, तो फॉल्स एंड ट्रू जब मैं करूंगा तो आंसर मेरे पास फॉल्स आएगा। और मान लो मैंने P को किसी दिन ट्रू ले लिया तो ट्रू एंड ट्रू करूंगा तो आंसर ट्रू आएगा। कहने का मतलब जो वैल्यू मैं P की ले रहा हूं वही वैल्यू आंसर आ रही है, जो वैल्यू मैं P की ले रहा हूं वही वैल्यू आंसर आ रही है। इसका मतलब आंसर हमेशा P की वैल्यू आने का मतलब इस प्रॉपर्टी का रिजल्ट हमेशा P होने वाला है। P एंड टोटोलॉजी हमेशा P होने वाला है। मान लो यहां पर P को मैंने फॉल्स लिया, फॉल्स और फॉल्स जब मैं करता हूं, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स ही आएगा। मान लो मैंने ट्रू ले लिया, ट्रू और फॉल्स जब मैं करूंगा तो भी आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, तो आंसर ट्रू आएगा। इसका मतलब यह है कि जो वैल्यू मैं P की ले रहा हूं वही आंसर है, जो वैल्यू मैं P की ले रहा हूं वही आंसर है। इसका मतलब P और फॉल्स या फॉलेसी हमेशा P होगा। फिर इधर आ जाइए, मान लो P को मैंने फॉल्स ले लिया, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स ही आएगा। मान लो मैंने ट्रू ले लिया, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स ही आएगा। तो इसका मतलब दोनों ही सूरतों में, भले मैं P को F लूं, फॉल्स लूं या ट्रू लूं, आंसर हमेशा फॉल्स ही आ रहा है। इसका मतलब P एंड फॉल्स हमेशा फॉल्स होने वाला है। ये चारों प्रॉपर्टीज जो 9th नंबर में लिखी हुई हैं, कृपया करके आप इनको याद रखें। इनका यूज मैं आपको क्वेश्चंस में करके बताऊंगा। अब अपन ने थ्योरी फिनिश कर ली है, तो अब हम सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग प्रीवियस ईयर्स और जो रिसेंटली 2019-20 में जेईई मेन में क्वेश्चन आए वो भी हम करने वाले हैं, सो दैट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि जो रेगुलर क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक कथन आपको दे रखा है, नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, इसका निषेधन पूछा है। अब कई बच्चे जो ट्रुथ टेबल बनाने के आदी होते हैं वो तो इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। उनका तरीका क्या होगा मैं आपको वो बता रहा हूं। पहले वो इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, उसके बाद हर एक ऑप्शन की ट्रुथ टेबल बनाएंगे और फिर मैच करेंगे कि किसकी वैल्यू सेम आ रही है। भाई साहब बहुत लेंदी प्रोसेस है, डेफिनेटली वैसे नहीं जाना। तो कैसे करेंगे, जैसा कि आपको पता है, अगर आप थोड़ी सी नजरें बदलोगे तो नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। आप इसको थोड़ी देर के लिए R मान लो और इसको S मान लो, ठीक है। तो आपके पास ये लिखा हुआ है R एंड S। अब आपसे इसका नेगेशन पूछा है, यानी कि नेगेशन ऑफ R एंड S पूछा है आपसे। प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या होती है प्रॉपर्टी? A एंड B के नेगेशन की, नेगेशन ऑफ A और नेगेशन ऑफ B, यही तो होती है। अब समय आ गया है कि हम R और S को अपनी जगह पर रख दें। तो देखिए R की जगह पर आप रख दीजिए ध्यान से नेगेशन ऑफ P और Q, ब्रैकेट का बहुत विशेष तौर पे ख्याल रखें। फिर और लगा हुआ है नेगेशन ऑफ S। S कौन है? नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ओके, अब आप इसको अलग से ओपन कर लें इसको, ठीक है। नेगेशन ऑफ नेगेशन P और Q, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी यहां पर? प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली, नेगेशन ऑफ A और B जो होता है वो होता है नेगेशन ऑफ A एंड नेगेशन ऑफ B, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अपन यहां करने वाले हैं। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P, ठीक है, एंड यहां पर एंड हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q। अब इसको ब्रैकेट में डाल दो। और अब यहां पर नेगेशन ऑफ नेगेशन P एंड नेगेशन Q, यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? यहां पर प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली, नेगेशन ऑफ A एंड B, जो किसके बराबर होती है? नेगेशन ऑफ A और नेगेशन ऑफ B के बराबर होती है। तो ध्यान से काम करना है। नेगेशन ऑफ नेगेशन P, ठीक है, ये वाला साइन पलटेगा, फिर नेगेशन ऑफ नेगेशन Q और इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब अगले स्टेप में आपका आंसर, ठीक है। तो देखो नेगेशन ऑफ नेगेशन P ही होता है, एंड नेगेशन Q, और नेगेशन ऑफ नेगेशन P होता है, और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q होता है। ये आपका आंसर है जो किस ऑप्शन में बैठा हुआ है? बी ऑप्शन में बैठा हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? P एंड नेगेशन Q फिर और P लॉजिकली इनमें से किसके बराबर होने वाला है? तो आइए हम इसको चेक कर लेते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसमें। सबसे पहले मैंने P और Q लिखना है, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। फिर P एंड नेगेशन Q, तो पहले नेगेशन Q बना लो, वो हो जाएगा फॉल्स ट्रू
फॉल्स, ट्रू। अब इन दोनों के बीच में होगा एंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो P एंड नेगेशन Q, तो एंड है तो दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा, तो यहां पर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ट्रू और फॉल्स है। फिर ट्रू और ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद इसको हमें और करना है P के साथ, ठीक है। तो P को फिर से लिख लो, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब इन दोनों के बीच में और स्टेटमेंट, इन दोनों को यूज करके और स्टेटमेंट हमें बनानी है। तो चलिए, फॉल्स और ट्रू, ट्रू होगा फिर ट्रू होगा फिर फॉल्स होगा फिर फॉल्स होगा। ये किसका रिजल्ट है? ये एग्जैक्टली P का रिजल्ट है। देख लो आप, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो हमारा आंसर कौन होगा? ए ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P इंप्लाइज नेगेशन P एंड Q का प्रतिधनात्मक पूछा है, मतलब कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा है। आपको बहुत अच्छे से पता है P इंप्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। ये इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर मुझे P इंप्लाइज नेगेशन P एंड Q दिया गया है तो इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा वो क्या होगा? नेगेशन ऑफ Q, यानी कि जो पीछे लिखा हुआ है उसका नेगेशन, नेगेशन P एंड Q विच विल बी इंप्लाइंग नेगेशन ऑफ P, ठीक है। अब यहां पर प्रॉपर्टी लगा दो आप। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, नेगेशन ऑफ A एंड B इज एक्चुअली नेगेशन ऑफ A और नेगेशन ऑफ B। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P अलग हो जाएगा, ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा, ब्रैकेट लगाइए, इंप्लाइज नेगेशन P। तो ये जाएगा P और नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। ये है आपका आंसर। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। ये है डी ऑप्शन में, है ना। डी इज द करेक्ट आंसर, सी नहीं, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेन 2015 का। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है, वो किसके बराबर है आपको ये बताना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्रॉपर्टी से नेगेशन ऑफ नेगेशन एस को अलग कर लेते हैं, अंदर वाला साइन चेंज कर देते हैं और अंदर वाले का नेगेशन हो जाएगा आर, ठीक है। और फिर से साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ नेगेशन एस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? नेगेशन ऑफ ए और बी जो होता है वो होता है नेगेशन ऑफ ए एंड नेगेशन ऑफ बी। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप फिर से इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हो, एस एंड आर, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, और एस एंड नेगेशन एस। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट में लिखवाई थी चैप्टर की थ्योरी में, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ये एस है, मान लो ये ट्रू है, तो इसका नेगेशन फॉल्स होगा, और ट्रू और फॉल्स का एंड स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होता है, फॉल्स ही होता है। और यहाँ पर एस एंड आर एज इट इज आएगा ही सही, इसका और ऑपरेशन करना है आपको फॉल्स के साथ। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक स्टेटमेंट ही तो है जो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। मान लो ये ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स मिलकर के क्या बन जाएगा? ट्रू। मान लो ये फॉल्स है तो फॉल्स और फॉल्स मिलकर के क्या बन जाएगा? अगर फॉल्स लेते हो तो ये फॉल्स बनता है, मतलब इसका आंसर हमेशा वो आएगा जो इस स्टेटमेंट का आंसर है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी स्टेटमेंट का, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि वो वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएँ। और आपके द्वारा दिए गए प्यार और स्नेह से मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड फील कर रही है और आपके लिए और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। अगर आप कॉन्ट्रडिक्शन के साथ या फॉलेसी के साथ और करते हो तो वही स्टेटमेंट आंसर आती है। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ P की जगह पर एस एंड आर है तो आंसर एस एंड आर ही आएगा, इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है। एक कथन आपको दे रखा है और आपसे पूछा है कि क्या ये टोटोलॉजी होगा यानी कि पुनरुक्ति होगा, या फिर वो नेगेशन P इंप्लाइज Q के तुल्य होगा, या फिर वो P इंप्लाइज नेगेशन Q के तुल्य होगा, या फिर वो विरोधोक्ति यानी कि फॉलेसी होगा, ठीक है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ट्रुथ टेबल से हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि टोटोलॉजी और फॉलेसी ऑप्शंस में है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम P से, ठीक है, फिर आएंगे हम Q पर, फिर बनाएंगे हम P इंप्लाइज Q, ओके, रूल्स हमें पता ही है। फिर हम लिखेंगे नेगेशन P को, ठीक है, यहाँ P है तो यहाँ नेगेशन P लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे Q को, फिर हम लिखेंगे नेगेशन P इंप्लाइज Q को, करेक्ट है।
फिर यहां पर लिखेंगे नेगेशन P इंप्लाइज Q को। ठीक है भाई। अब अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए R मान लूं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए S मान लूं, तो लास्ट में मुझे लिखना है R इंप्लाइज S। ठीक है, आइए हम इसको लिख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं P से। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P इंप्लाइज Q, रूल क्या होता है, ये सिर्फ तब फॉल्स होता है जब पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स हो। तो यानी कि इस केस में फॉल्स है, बाकी सब केस में ट्रू आने वाला है। अब नेगेशन P लिखते हैं, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ ट्रू हो जाएगा, यहाँ ट्रू हो जाएगा। Q यानी कि ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। बहुत आराम से हमें काम करना है एग्जाम में भी, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही बार में सही होना चाहिए और ये सही ही होता है अगर आप सारे रूल्स ध्यान से याद रखो तो। नेगेशन P इंप्लाइज Q, पहला फॉल्स सेकंड ट्रू, ट्रू ही रहेगा, यहाँ पर भी ट्रू ही रहेगा, यहाँ पर भी ट्रू रहेगा, लेकिन यहाँ पर पहला ट्रू सेकंड फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। करेक्ट है। इसके बाद इसका इम्प्लीकेशन Q के साथ करना है ना। अब ध्यान देना, इसका इम्प्लीकेशन करना है हमें Q के साथ। तो यहां पर ट्रू है, यहां पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। ट्रू फिर ट्रू तो ट्रू आएगा, ट्रू फिर फॉल्स तो फॉल्स आएगा, ट्रू फिर ट्रू तो ट्रू आएगा, फॉल्स और फॉल्स तो फिर ट्रू आएगा। ठीक है। अब हमें ये एस है और ये आर है, हमें आर इंप्लीकेशन एस लिखना है। तो ट्रू यहां पर है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, ट्रू 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 हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा। यानी कि हमारा ये कंप्लीट ट्रू आया है, यानी कि टोटोलॉजी है। इसका मतलब हमारा आंसर है ए ऑप्शन। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। कई बच्चे इसको ट्रुथ टेबल से भी करना चाहेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था थ्योरी पढ़ाते वक्त कि अगर आपको वो प्रॉपर्टीज याद है जिन पर मैंने स्पेशली स्ट्रेस दे करके आपको कहा है कि इनको याद रखना, तो आप यकीन मानिए आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हो बिना किसी ट्रुथ टेबल के। ट्रुथ टेबल बनाना टाइम वेस्टेज हो जाता है कई बार इस तरह के क्वेश्चंस में, और जेईई मेन कंप्लीटली टाइम बचाने वाला एग्जाम है। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूं आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, नेगेशन ऑफ P और Q, इसको आप खोलेंगे तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q आ जाएगा, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। फिर और लगा हुआ है, यहां है नेगेशन P एंड Q। करेक्ट है। अब आप इसको ऐसे देखिए, ये A है, ये B है, A एंड B और A एंड C। करेक्ट है। ये A हो गया, ये C हो गया। तो ये फॉर्मूला कौन सा होता है, ये तो ये वाला फॉर्मूला होता है, A एंड B और C। करेक्ट है। अच्छा, A कौन है, A है नेगेशन P एंड B कौन है, B है नेगेशन Q और C कौन है, Q। ठीक है, नेगेशन Q और Q का और ऑपरेशन। मान लो ये फॉल्स है तो इसका नेगेशन ट्रू होगा। ठीक है, तो फॉल्स और ट्रू का और ऑपरेशन करोगे तो ट्रू ही आंसर आएगा। तो ट्रू एंड नेगेशन P। अब ध्यान दो, ये कोई स्टेटमेंट है और ये टोटोलॉजी है। ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी, अगर ये ट्रू हुई तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू आएगा, या फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो फॉल्स एंड ट्रू क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। इसका मतलब इस पूरी स्टेटमेंट का आंसर वो आएगा जो नेगेशन ऑफ P का आंसर है। तो योर आंसर शुड बी नेगेशन ऑफ P। और वैसे भी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि किसी भी स्टेटमेंट P का एंड ऑपरेशन टोटोलॉजी के साथ करोगे तो आंसर P ही आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है जेईई मेन 2019 12th Jan शिफ्ट 2 का। क्वेश्चन है नेगेशन ऑफ नेगेशन P इंप्लाइज Q निम्न में से किसके तुल्य होगा। इस क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q अगर आपको याद है तो बराबर होता था P एंड नेगेशन Q के। करेक्ट है। तो अगर मैं आज यहां पर P की जगह पर नेगेशन P ले लूं, है ना, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P इंप्लाइज Q की अगर हम बात करें तो वो बराबर हो जाएगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q के।
करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन पर्सनली, क्योंकि इसमें अगर बच्चा ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करे तो समझ लो फिर स्वाहा हो जाएगा वो, क्योंकि ट्रुथ टेबल एक तो बहुत टाइम ले लेगी, ऊपर से फिर उसको एक एक ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। सही बात है, तो इसीलिए यहां पर काम आती हैं आपको बताई गई प्रॉपर्टीज, जो मैंने स्ट्रेस दे करके कहा था कि आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी जो कि मैंने आपको याद करने के लिए कहा था वो है पी एंड टोटोलॉजी हमेशा पी होता है। आप कुछ पन्ने पलटोगे तो आपको अपने नोट्स में लिखी हुई दिखेगी ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का इसमें काफ़ी इस्तेमाल होगा और यही प्रॉपर्टी के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, जिसको ये याद थी उसने बहुत आसानी से कर लिया इस क्वेश्चन को, डरने की कोई बात नहीं है। देखिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी मान लूं, तो ये ए और बी और सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं पहले क्लबिंग कर देता हूं, इसको मैं ए और बी को साथ में ले लेता हूं। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद दिस पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, और क्यू को मैंने साथ में ले लिया, फिर और नेगेशन पी एंड क्यू को मैंने एज इट इज रखा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको लिखने का तरीका बदल देते हैं। आपको पता है कि भाई ए और बी लिखो चाहे बी और ए लिखो, बात तो एक ही होती है। ठीक है, तो यहां पर हम क्यू को आगे कर देते हैं और पी एंड नेगेशन क्यू कर देते हैं। ठीक है, चीजें देखने का नजरिया बदल जाता है, चीजें थोड़ी सी आसान लगने लग जाती है। अब यहां पर प्रॉपर्टी लगाते हैं, Q और P अलग हो जाएगा एंड Q और नेगेशन Q अलग हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए, और नेगेशन P एंड Q एज इट इज इंटैक्ट चलता रहेगा। अभी Q कोई स्टेटमेंट है, मान लो ये ट्रू हुई है ना, मान लो कि ये ट्रू हो गई तो ये फॉल्स होगा, और ट्रू और फॉल्स हमेशा ट्रू होता है, मतलब ये एक टोटोलॉजी है, मतलब ये एक टोटोलॉजी है, ये एक टोटोलॉजी और ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट का टोटोलॉजी के साथ एंड ऑपरेशन, किसी भी स्टेटमेंट का टोटोलॉजी के साथ एंड ऑपरेशन करते हैं तो वही स्टेटमेंट आंसर आता है। तो यहां पर इस पूरे ब्रैकेट का आंसर कौन आ जाएगा, Q और P। करेक्ट है, और नेगेशन P एंड Q लगा हुआ है। ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए अब आपको पता ही है कि A और B और C हो तो इसको आप A और B और C भी लिख सकते हो, मतलब क्लबिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो आज मैं वही करने वाला हूं, Q और इसको अलग रखता हूं और P और नेगेशन P एंड Q की क्लबिंग कर देता हूं। ठीक है भाई, इस तरीके से। नाउ आई विल अगेन अप्लाई द प्रॉपर्टी Q और, यहां पर हो जाएगा P और नेगेशन P एंड P और Q। करेक्ट है भाई। अभी आप देखिए, P कोई स्टेटमेंट होगी, मान लो ट्रू है तो इसका नेगेशन फॉल्स होगा, ट्रू और फॉल्स का और ऑपरेशन करोगे तो आपके पास ट्रू आने वाला है। सही है, और किसी भी स्टेटमेंट का ट्रू के साथ एंड ऑपरेशन, किसी भी स्टेटमेंट का टोटोलॉजी के साथ एंड ऑपरेशन करोगे तो P ही आंसर आता है। तो इस पूरे ब्रैकेट का आंसर दरअसल क्या आएगा, P और Q। तो बाहर आपके पास क्या था, बाहर आपके पास था Q और फिर अंदर ब्रैकेट में आया P और Q। वापस से क्लबिंग कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं P और Q, आगे कर देते हैं, मतलब इसको आगे इसको पीछे और Q, और फिर क्लबिंग कर देते हैं P और Q और Q, Q और Q, Q ही रहेगा, तो P और Q आपका आंसर आने वाला है। तो बहुत आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, बिना किसी ट्रुथ टेबल के। तो ये बहुत की प्रॉपर्टी है, इसको आपको दिमाग में रखना है। अगर किसी ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया हो तो अब वापस पन्ने पलट के देख लेना, कितने सारे क्वेश्चन आए जेईई में। अभी मैं तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको इसी प्रॉपर्टी पर। ठीक है, बिना किसी ट्रुथ टेबल के काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जेईई में 2019 9th जैन शिफ्ट 2 का है। अगेन इस क्वेश्चन से आपको यह एहसास होने वाला है कि प्रॉपर्टीज को याद रखना मैथमेटिकल रीजनिंग में कितना हेवनली होता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हम प्ले करेंगे प्रॉपर्टी के साथ, आपको सिर्फ देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बच्चों से नहीं हुआ होगा एग्जाम में, क्योंकि जहां पर भी इस तरह से कॉम्बिनेशन आता है, दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन जब आ जाता है, दिख रहे हो आपको, दिख रहा है आपको, एक दो तीन, तीन स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, तो अक्सर बच्चे गिव अप मार देते हैं। ठीक है, और ट्रुथ टेबल बनाने का तो सोचना भी मत इसमें। ठीक है,
तो अब इसमें हम पूरी तरह से प्रॉपर्टी के साथ खेलने वाले हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। नेगेशन ऑफ ए और बी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, ये वाला साइन घूम जाएगा, एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। और पी एंड आर, इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं, साथ में है एंड नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर। नेगेशन ऑफ नेगेशन पी पी होता है, तो पी एंड नेगेशन क्यू आ गया, ओके, और पी एंड आर आ गया। क्लियर है भाई? एंड नेगेशन क्यू एंड आर आ गया, ओके। यहां पर प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप, कौन सी वाली? यहां पर प्रॉपर्टी लग जाएगी पी एंड नेगेशन क्यू और आर की, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? ए एंड बी और सी अगर होता है तो इसको आप ए एंड बी और ए एंड सी लिख सकते हो। तो हमें ये दे रखा था, हमने ये लिख दिया, ठीक है। बाकी एज इट इज। अब दिल में ये ख्याल आया कि यार ये और ये अगर साथ में कंबाइन हो जाए तो मजा आ जाए, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है, ए एंड बी अगर ये क्लब में है और एंड सी है, तो आप इस क्लबिंग को चेंज भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। आज हम वही करते हैं, हम ये वाला क्लब तोड़ के इन दोनों के बीच में क्लबिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा पी एंड नेगेशन क्यू और आर, ब्रैकेट लगा दीजिए, एंड नेगेशन क्यू एंड आर, ठीक है। इसके बाद हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ए एंड बी लिखा हुआ है तो हम बी एंड ए लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर, ये आगे आ जाएगा, एंड नेगेशन ऑफ क्यू और आर ये पीछे चला जाएगा। करेक्ट है। नाउ वी कैन अगेन यूज द सेम प्रॉपर्टी। इसको आप अगर थोड़ी देर के लिए कैपिटल ए मान लें, है ना, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, तो ये ए एंड बी और सी लिखा हुआ है, तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं। तो पी एंड ए एंड बी अलग हो जाएगा, यानी कि नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर एंड नेगेशन क्यू ये अलग हो गया, करेक्ट। यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर ये अलग हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पर। अच्छा, आर एंड आर का ऑपरेशन करोगे अगर आप, तो आर ही आने वाला है, क्योंकि वो दोनों या तो ट्रू ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स फॉल्स होंगे। ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स होता है। इसका मतलब आप आर की जो वैल्यू ले रहे हो वही आंसर आ रहा है, इसका मतलब आर एंड आर का आंसर आर ही आने वाला है। इन सिमिलर फैशन नेगेशन क्यू एंड नेगेशन क्यू का आंसर भी नेगेशन क्यू ही आएगा। तो अल्टीमेटली हम इनको थोड़ा सा डाइल्यूट करके इसको नेगेशन क्यू एंड आर लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं नेगेशन क्यू एंड आर। तो ये तो सेम स्टेटमेंट है, ए और ए तो ए ही होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा P and negation Q and R. This should be our answer. अब अगर आप ऑप्शन देखोगे तो सब में एंड आना चाहिए, इसमें और का साइन है, इसमें और का साइन है, इसमें एंड का साइन है, लेकिन नेगेशन P और नेगेशन Q दोनों है, जबकि यहाँ पर सिर्फ नेगेशन Q है। तो आंसर ये होना चाहिए, है ना। इसको आंसर में कैसे आप चेंज कर सकते हो, देखो मैं आपको बता देता हूँ। P एंड, यहाँ पर आप इनका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, तो R एंड नेगेशन Q हो जाएगा, करेक्ट है, और इनकी क्लबिंग चेंज कर दो, P एंड R एंड नेगेशन Q। तो आपने देखा बिना किसी ट्रुथ टेबल बनाए हुए हमने इस क्वेश्चन को आसानी से सिर्फ प्रॉपर्टी बेस पर सॉल्व किया है, और प्रॉपर्टीज इसलिए इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, जो कि मैंने आपको लास्ट में बताई है, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन केम इन ईयर 2019, 12 अप्रैल शिफ्ट 2। क्वेश्चन आपके सामने है, हमें बताना है कि दी गई स्टेटमेंट इनमें से किसके इक्विवेलेंट है, यानी कि तुल्य है। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको फिर से बताता हूँ, प्रॉपर्टी का खेल है सारा। आपको पता होना चाहिए P इम्प्लाइज Q का जो नेगेशन है, मैंने आपको लिखवा रखा है स्पेशली, वो होता है P एंड नेगेशन Q। नाउ जस्ट रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी एंड अप्लाई दिस ब्लाइंडली, यू विल गेट द आंसर। नाउ यू हैव टू जस्ट रिप्लेस Q बाय नेगेशन Q, ओके। तो अगर आप Q को नेगेशन Q से आप इस प्रॉपर्टी में रिप्लेस करें, तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q जो है, सॉरी, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन Q
दैट विल बी इक्वल टू P एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, दैट इज Q। तो आपको दूसरी ही लाइन में आंसर मिल गया, दैट इज ए ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 12th अप्रैल शिफ्ट 1 जेईई मेन 2019। आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है P इंप्लाइज नेगेशन Q और R, जिसका उसने ट्रू वैल्यू फॉल्स दिया हुआ है। तब P, Q तथा R के सत्य मान क्रमशः क्या होंगे? मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको कैपिटल Q मान ले तो P इंप्लाइज Q हमेशा फॉल्स है। आप याद करो, P इंप्लाइज Q में एक रूल होता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स केवल तब होती है जब पहली स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स हो। कहने का मतलब P का ट्रू मान तो मुझे मिल गया, वो ट्रू है, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे 3 ऑप्शन है जहां पर P ट्रू है। अभी भी हमें फाइट तो है, ठीक है? तो ये हमें पता है कि P ट्रू है। अब आइए हम आपको एक प्रॉपर्टी पर लेकर चलते हैं। नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, ये होता है P एंड नेगेशन Q। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P इंप्लाइज Q, दोनों तरफ अपन नेगेशन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q। करेक्ट है? ये हो जाएगा P इंप्लाइज Q विच विल बी इक्वल टू नेगेशन ऑफ P और Q। ओके, अब यहां पर इस कैपिटल Q को आप मानिए विच इज नेगेशन Q और R, है ना? तो अपन इस Q की जगह पर अगर ये रख दें पूरा नेगेशन Q और R, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा नेगेशन P और नेगेशन Q और R। करेक्ट है? जैसा कि मैंने आपको बताया P तो ट्रू है, ये हमें पता है। तो अगर ये पूरी स्टेटमेंट ओवरऑल फॉल्स होनी है तो आप सोच के देखो, P तो ट्रू था तो ये फॉल्स हो गया। अब फॉल्स और समथिंग इज इक्वल टू फॉल्स आ रहा है, फॉल्स के साथ फॉल्स आएगा तभी और ऑपरेशन लगा करके वो फॉल्स होता है। तो इसका मतलब मुझे ये भी मालूम पड़ गया कि ये पूरा भी ओवरऑल फॉल्स ही होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा भी ओवरऑल फॉल्स ही होना चाहिए। चलिए, अब अगर ये फॉल्स होना है, अंदर भी और ऑपरेशन है, तो ये भी फॉल्स होना है और ये भी फॉल्स होना है। नेगेशन ऑफ Q अगर फॉल्स होना है तो इसका मतलब Q क्या होना है? Q ट्रू होना है ना? और R फॉल्स होना चाहिए। तो Q ट्रू होना चाहिए, R फॉल्स होना चाहिए, और P तो ट्रू है ही सही। तो आंसर आ जाएगा आपका P ट्रू, Q ट्रू, R फॉल्स। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बच्चों, अगर आपको इस टॉपिक का वीडियो अच्छा लगा और आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799